राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ सीबीटी का दूसरा भाग। सीबीटी का पहला भाग मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा है और सहारा है, और उन लोगों में से काफ़ी ने व्हाट्सएप भी किए हैं और फ़ोन भी किए हैं कि इसका अगला वीडियो और बनाया जाए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सीबीटी का पार्ट 2 भाग है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें काफ़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी जो अब तक आपने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। वो जानकारियाँ अभी दी जाएगी। उसमें से मैं पहले आपको ये बता दूं कि कल फ़ोन भी आया था मेरे पास में। एक डॉक्टर साहब है बहराइच यूपी के अंदर, रिटायर्ड सीएमओ है, और उन्होंने कहा था कि इसको विस्तार से आप समझाइए क्या है, क्योंकि काफ़ी दवाएं खाने के बाद में भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मानसिक उलझनों में, कल्पनाओं में खोया रहता है। उसके कारण और निवारण क्या है, तो ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्ति के लिए भी हो सकते हैं, समाज के लिए भी हो सकते हैं, परिवार के लिए भी हो सकते हैं, देश प्रदेश के हिसाब से भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस सीबीटी थेरेपी से जो विसंगतियां हैं, जो भ्रम है, वो सारे दूर हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है वो सब बताऊंगा मैं। व्यक्ति के साथ में घटना और दुर्घटना से वो अपने आप में कैसे ढालता है और उसके प्रति उसके क्या विचार होते हैं, ये सब आजकल इस सीबीटी थेरेपी में दिए जाते हैं। सीबीटी थेरेपी अभी काफ़ी लोगों के लिए नहीं हो सकती है, पर ये हजारों साल पुरानी है और इसके प्रमाण भी है। ये अगर आप त्रेता युग, द्वापर युग में देखेंगे तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता था। फर्क इतना है कि शब्द अंग्रेजी है और ये विद्या भारत की है। अभी भी आपने देखा होगा कि 8000 साल पहले की जो सभ्यता है वो अभी मिली है वैज्ञानिकों को। वो मैं अभी आपको दिखा दूं, आप पढ़ लेना। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और उसके अंदर संयुक्त परिवार में ये सारे सिस्टम होते थे। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी, तकलीफ, चिंता, डर, भय होता था तो परिवार के मुखिया उसको चुटकियों में हल कर देते। आजकल काफी लोग अपने परिवार से अलग हो रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग में ये बाधाएं आ रही है, जिनके साइड इफेक्ट है वो सहन नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है, ये सब मैं आपको वैदिक संस्कृति से लेके आधुनिक मनोविज्ञान तक आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उन्नाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति चिंता में, तनाव में घुलता है और उसके कारण क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उससे पहले आपको संस्कृत का अध्ययन भी करना चाहे आप तो कर सकते हैं, जिसमें कारक दिए हुए हैं। कारकों के निवारण, प्रकार, सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ सकता है, संस्कृत में अलग है, कुछ हिंदी विद्वानों ने उसके अंदर और कुछ जोड़ दिया है। पर सबसे बड़े काउंसलर हमारे श्री भगवान कृष्ण माने गए हैं, तो उनका एक श्लोक है, मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञान ज्ञे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म कर्तृत्व त्रिविध कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। इंद्रिया, करण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संगठन हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से कोई किसी भी घटना से सामना होता है तो उसके विचार, क्या स्थिति बनती है और उससे वो उन विचारों को मन में कैसे मंथन करता है और फिर उन मंथन से शारीरिक क्रियाओं में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें हो सकता है कि आप कुछ लोग मनोविज्ञान के छात्र हो सकते हैं या चिकित्सक हो सकते हैं या इसके अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं, पर ये सारे
स्कूल में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इन बाधाएं पर घर में, परिवार में, देश काल में भी ये पाई जाती है, जो निम्न प्रकार से है कि कल्पनाओं के भंवरजाल में व्यक्ति फंसा हुआ होता है, जिसमें परिस्थिति और कार्य और क्रिया ये मुख्य बात होती है, जिसमें परिस्थिति में इंद्रियां उस चीज को ग्रहण करती है और दिमाग में वो कार्य संपादन करती है और फिर उसको व्यवहार में लाया जाता है। तो ये एक अनुभव होता है, कार्य होता है, क्रिया भी होती है। एक प्रकार का जो आचरण देखा जाता है तो उसमें कार्य और क्रिया का भी प्रावधान होता है। अगर आप इसमें जो अध्ययन करने वाले वो अध्ययन भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं और व्याख्या भी करते हैं। फिर एक समाजशास्त्र की नजर से देखेंगे तो विचारधारा है, उसका आंदोलन होता है और आंदोलन से क्रांति होती है। तो हमारे शरीर में भी एक विचारधारा से सामना होता है, जो कहीं पे भी घटना हो सकती है और उस घटना से वो विचारधारा एक दिमाग के अंदर विचारों का आंदोलन करती है और वो आंदोलन करते करते शरीर में क्रांति करनी शुरू कर देती है। क्रांति के रूप में अगर आप देखेंगे तो जैसे किसी बच्चे को स्कूल के अंदर पीट दिया गया है, तो उसमें जिस बच्चे की गलती नहीं है और उसने मार खाई है, तो हो सकता है उसके विचार प्रमंथन अलग रूप से करेंगे क्योंकि वो दोषी नहीं है। और हो सकता है कि उस छात्र को दोबारा किसी अध्यापक ने वापस उसको पीट लिया है, तो उस स्थिति में उसकी विचारधारा दिमाग में एक आंदोलन करना शुरू कर देगी और जब दिमाग में आंदोलन करेगी, निश्चित है शरीर में क्रांति पैदा होगी। क्रांति का अर्थ है, हो सकता है उसे गुस्सा भी आएगा, हो सकता है उसे चिंता भी होगी, हो सकता है वो डरता भी हो। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति में अलग अलग समस्याएं पाई जाती है। जैसे एक शब्द पे किसी को कह दिया जाए कि आप इसके एक शब्द में वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बच्चों को स्कूल में इस प्रकार से बता दिया जाए, जैसे गाय, गाय के ऊपर तो सबके विचार एक नहीं आएंगे। एक व्यक्ति कहेगा गाय के सींग होते हैं, हो सकता है सींग से उसकी कभी अनुभव रहा होगा कि गाय मारती है। गाय के स्तन होते हैं, क्योंकि जिन बच्चे ने दूध पिया तो उसका स्तन पे ध्यान रहेगा। गाय गोबर भी देती है। गाय गोबर देने का तात्पर्य ये भी है कि गाय का गोबर खेत में काम भी आ सकता है, उसके लिए ये ज्यादा वैल्यूबल है। इसी प्रकार से गाय के पूंछ होती है, गाय के चार पांव होते हैं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। उस विचारों में वो अनुभव होता है कि उससे उस व्यक्ति ने वो अनुभव लिया है। जैसे गाय के चार पांव होते हैं, चार पांव अर्थात उसने बाढ़ कूद के किसान के खेत में नुकसान किया है, तो निश्चित है गाय के लिए उससे गुस्सा भी हो सकता है और गाय के मालिक के प्रति भी गुस्सा आ सकता है कि तुम्हारी गाय बांध के नहीं रखते, हमारे नुकसान किया। ठीक ऐसे ही मेडिकल की भाषा में अगर देखा जाए तो किसी ने कह दिया कि डायबिटीज है, सुन लिया डायबिटीज है। अब डायबिटीज के रोगी को ये सुन लिया तो इसकी साइड इफेक्ट क्या है, तो ये पता चल जाता है कि रोशनी जा सकती है, नपुंसकता आ सकती है और वजन कम पड़ सकता है, भूख लग सकती है। तो उस व्यक्ति में चिंता का विषय भी हो सकता है और उस चिंता से वो घुला भी जाता है, तो कह नहीं पाता कि मुझे क्या दिक्कत है। गोलियां तो खा रहा है, कोशिश करता है कि ओवरडोज लेने की कोशिश करेगा, पर लाइफ स्टाइल बदलने में कोशिश नहीं करेगा। तो तात्पर्य यह है कि आपके साथ में परिस्थिति वंश कोई घटना घटी है और उस घटना का सामना जब आप कर रहे हैं, तो हमारी 5 इंद्रियां में से कितनी इंद्रियां उसके ऊपर प्रमंथन करती है, और जब वो प्रमंथन करेगी तो हो सकता है कि वो कल्पनाएं आपके लिए झूठी भी हो, और जब झूठी कल्पना होगी तो आप उस भ्रम में चिंतित हो सकते हैं, डर भी सकते हैं। बहुत सारे प्रकार है, वो मैं आगे आपको विधिवत समझाता रहूंगा। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तात्पर्य ये कि हमने किसी जगह पे कोई भी घटना देखी है और उस घटना को इंद्रियों से ग्रहण कर लिया है, तो उसके नकारात्मक पहलू जो भी हमारे सामने आएंगे, जिस घटना से हमने बुरा अनुभव किया है, तो उस बुरा अनुभव को व्यक्ति अपने कल्पनाओं के जाल में बहुत सारी
बुनियादें लेके घूमता है जो सारी नकारात्मक हो सकती है, और उससे व्यक्ति चिंतित रहता है और उसमें उनके सोचे गए जो परिणाम है उसके प्रति वो मंथन रहता है, तो अर्थात वर्तमान में नहीं रह पाता है, क्योंकि वो विचार चिंता देता है और चिंता से तनाव में भी आ जाता है, और तनाव में रहते हुए व्यक्ति अपने दूसरे दैनिक कार्य संपादित नहीं कर पाता है। तब साइको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें सीबीटी थेरेपी दी जाती है। इसमें मैंने जो आपको बताया था कि एंटिक साइकोलॉजी है, जो इंडिया की साइकोलॉजी है, उसके ऊपर जर्मन वालों ने काफी शोध की है। यहाँ से शोध करके वो वहाँ फिर अप्लाई करते हैं और फिर दुनिया को पढ़ाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना हिस्सा है। पतंजलि ने इसके ऊपर काफी लिखा है, तो वो भी आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़ सकती है। आप निरंतर वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपके लिए मॉडर्न आधुनिक जानकारी के साथ में एंटिक साइकोलॉजी भी आपको बताता रहूंगा, जिससे आपके व्यक्तिगत दिमाग में उलझी हुई सारी समस्याएं दूर हो सके, परिवार में किसी भी सदस्य की ये समस्याएं दूर हो सके और आप आसानी से अपनी समस्याओं का छुटकारा पा सकते हैं। पर एक बात याद रखें, हर बीमारी की, हर समस्या की 3 अवस्था है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। एक वो होती है जो साध्य होती है, एक कष्ट साध्य होती है, एक असाध्य अवस्था हो जाती है। तात्पर्य यह कि अगर आप प्रथम अवस्था में, तो अपने घर पे भी प्रैक्टिस करके आपकी जो मानसिक समस्या है उनका समाधान आप ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। कोई अगर सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।